ये गन्ने का क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चुनाव से पहले राजनीतिक दल आते हैं और बड़े बड़े वायदे करते हैं। हर साल वही गन्ने का भाव और गन्ने की पेमेंट, हर साल का वही विषय रहता। एक दफे किसान गन्ने के भाव की आवाज उठा के सड़कों पे आता, दूसरी तरफ गन्ने के भुगतान के लिए वो सड़कों पे आता। सरकारों को पता नहीं, अच्छी तरह जानते, लेकिन सरकार ने मन बना लिया कि इनको उलझाए रखो, फुर्सत मत लेने दो, सड़क पे इस भाव और इस पेमेंट के लिए लड़ते रहें ताकि दूसरे विषय इनके दिमाग से निकल जाए। इन समस्याओं में उलझा के जमीन को कैसे हमारे हाथ से छीना जाए, जो मुख्य षड्यंत्र है। अमेरिका में 1.2% लोग खेती करते हैं। दिल्ली में जो नेता बैठे हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका में जब 1.2% लोग खेती करके अमेरिका के लोगों का पेट भरते हैं और इतना पैदा करते हैं कि दूसरे देशों को भी वो निर्यात करते हैं, तो हिंदुस्तान में 62% आदमी खेती में क्यों? 62% को 1% करने की साजिश चल रही है। इस तरह की नीतियां बनाओ कि आहिस्ता आहिस्ता किसान अपनी जमीन को बेचने के लिए बाध्य हो जाए, खेती छोड़ दे। आज औद्योगिकरण के इस दौर में दुनिया के पूंजीपति का ध्यान इस तरफ है कि खेती से बढ़िया व्यवसाय कोई नहीं है। खेती पे कब्जा किस तरह से किया जाए। खेती पे कब्जा करने के लिए अनेक बार प्रयास किए। हम जब 2000 के आसपास आंदोलन कर रहे थे अपने इन महान नेताओं के नेतृत्व में, 2.5 लाख एकड़ जमीन कर्नाटक में नेताओं ने तय किया हम इसका विरोध करेंगे। हमने ऐलान किया कि हम इस जमीन को कब्जा करके किसानों में बांट देंगे और हमारे कर्नाटक के संगठन ने वो किया। उसके बाद सरकार संगठन की दबाव में वहीं रुकी। एक दिन हम और राकेश जी दिल्ली में एक मंत्री जी से मिलने गए। मंत्री जी मिलने के लिए आए, बैठ के कहने लगे मैं भी किसान हूं, मेरे पास भी 70,000 एकड़ जमीन है। 70,000 एकड़, 70,000 एकड़ का किसान होता है क्या? वो आज भी मंत्री हैं। अभी उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए मैं महीने में कमाता हूं। इस तरह के लोग, इस तरह के राजनेता और इस तरह के उद्योगपति जब हमारे समाज में पनप गए तो खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगा लो आप। किसान 12 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। किसान की जमीन सरप्लस हो जाएगी, लेकिन उद्योगपति 1 लाख एकड़ 2 लाख एकड़ कितनी भी जमीन रख सकता है, उस पर कोई सीलिंग नहीं। तो वो गिद्ध की तरह से आपकी जमीन पे नजर। वोट का सवाल है इसलिए आप बचे हुए हो अभी तक। उनको ये पता कि वोट बैंक खिसक जाएगा, वो सीधी तो नहीं छीन सकते हैं, लेकिन ऐसी नीतियां बना रहे हैं, इन नीतियों के माध्यम से वो दिन ज्यादा दूर नहीं, ये जमीन हाथ से खिसक जाएगी। इसको बचाना तो संगठित होना।
इसको बचाना है तो बाबा टिकैत के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। जमीन पे खतरा। दिल्ली में ये चर्चा होती है कि 60% के नंबर को कैसे कम किया जाए। जमीन ले ली जाएगी तो क्या करोगे? एक मकान बना लोगे, जवान बच्चे हैं तो एक शादी कर लोगे, कुछ पैसा रिश्तेदार ले जाएंगे और नौजवान बच्चे हैं वो कोई थार, मारुति या कोई कार ले आएंगे। जमीन के पैसे से कोई परिवार 5 साल से ऊपर चलता नहीं। 5 साल में वो पैसा निमट जाता। 5 साल के बाद परिवार जिस जमीन को बेचता है उसी जमीन में फावड़ा लेके मजदूरी करेगा। वो हालात पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संभलने का समय और एक ही तरीका है, जो रास्ता ये हमको बता के गए, संघर्ष और संगठन। उसी माध्यम से हम अपनी किसानी को और किसानियत को बचा सकते हैं। राकेश जी ने जिक्र किया, खेती क्या थी, खेती की बचत क्या थी। घर की जो मेहनत थी, परिवार की जो मेहनत थी, वो बचत थी। बैल से खेती, घर के मजदूर, वो घर के बच्चे, महिलाएं तमाम काम करके खेत में जो पैदा होता था, जो घर में लेके बढ़ते थे, वो किसी का देवा नहीं होता था, शुद्ध अपना होता था। आज बोने से लेके काटने तक मजदूरी पे काम हो रहा, बचत को मजदूर लेके जा रहा। अभी राकेश जी ने जिक्र किया, दवाई छिड़क रहे हैं। पहले भी तो खेती होती थी, पहले दवाई क्यों नहीं छिड़की जाती थी? मैं परसों एक खेत में खड़ा था, उस खेत में फसल नाम की चीज नहीं थी, गाजर घास थी। कहीं उसे अमेरिकन घास कहते हैं, कहीं गाजर घास कहते हैं, कहीं और कुछ कहते हैं। भरा खड़ा था खेत, भेजी गई हमारे यहाँ, जो विदेशी बीज हमारे यहाँ आया उसमें वो मिला के भेजी गई। अब उस घास को खत्म करने की दवाई भेजी गई। वो एक ऐसे षड्यंत्र में हमको फंसाया जा रहा है। जमीन में जीवन, अगर जमीन को मुर्दा कर देंगे तो मुर्दा चीज से कुछ पैदा नहीं होता। जमीन में जब तक जीवन रहेगा तब तक जमीन पैदा देगी। और जीवन, जो लाखों सूक्ष्म जीव जमीन में हैं, जो हमारी खेती को उत्पादन के लायक बनाते हैं, उनको हम जहर डाल डाल के खत्म कर देते हैं। पूरी जमीन को हम बांझ बनाते जा रहे हैं। जहां 1 कट्टा खाद में खेती होती थी, वहां 8 और 9 कट्टे पे पहुंच गया है 1 एकड़ में डालने का जो प्रोग्राम हो रहा है। ये दर्शाता है कि जमीन बांझ हो रही है। हमको काम, बच्चों को काम चोर बना दिया। हम खेत में जाते थे, कसोला लेके लड़ाई करते थे, एक एक खूड़ में से निकल जाते थे, पूरा परिवार लगता था। आज राउंड अप लेते हैं, एक आदमी फेंक के चला जाता है कि ना यार चलो जान छूटी, एक दिन में काम हो गया। कसौले लड़ाई से जान छूट गई। वो राउंड अप वियतनाम में जब युद्ध चला था, वियतनाम में बहुत ही गहरे जंगल थे और वो गोरिल्ला उन जंगलों में छुपे रहते थे। अमेरिका ने उन जंगलों को नष्ट करने के लिए जहाज के द्वारा इस राउंड अप का स्प्रे किया था वियतनाम में। आज युद्ध को खत्म हुए 45 साल, 48 साल हो गए। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन जो ये राउंड अप जिसको हम खेत में डाल रहे थे, ये इतना राउंड अप वहां डाला गया, वियतनाम में 30% बच्चे अपंग पैदा होते हैं।
इस जहर का असर उस मिट्टी में आज भी है 45-50 साल के बाद, और हम अपने खेत में डाल रहे हैं। आप चाहेंगे कि 50 साल के बाद आपका 5वीं 6ठी पीढ़ी का जो बच्चा पैदा हो वो अपंग पैदा हो, क्योंकि खेत में आप डाल रहे हैं। सरकार कह रही है कि बहुत कम है, इसका असर नहीं होता। ठीक बात है, इस साल कम है, अगले साल और डलेगा, उससे अगले साल और डलेगा। 10 साल से तो हम डाल रहे हैं, और 10-20 साल अगर हमने डाल दिया तो वो जमीन में इतना हो जाएगा कि अपना असर दिखाएगा। और उसका असर एक ही है, आपकी आने वाली संतान अपंग पैदा होंगी, आपका पानी जहर बनेगा, वो वाटर लेवल पे जाएगा, उसी को निकाल के आप पियोगे, आप जहर पियोगे। आपको ना पीने का पानी होगा, ना खाने का शुद्ध अनाज होगा। क्या दे के जाओगे अपनी पीढ़ियों को? हमारे पूर्वजों ने हजारों साल इस जमीन पे खेती की, जैसी जमीन उन्होंने अपने बाप दादा से ली थी वैसे ही अपने बच्चों को देते चले गए। ये पीढ़ियों से चलन था। आज क्या हो रहा? आज हम अपनी अगली पीढ़ी को जो जमीन दे रहे हैं उसमें पानी में भी हमने मिलावट कर दी है, उस जमीन की सॉइल में भी मिलावट कर दी है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा टिकैत का चिंतन था इस पे, मेरी उनकी बड़े विस्तार से बात होती थी, बहुत ही विस्तार से बात होती थी, बहुत ही चिंतित थे पानी को लेके, जमीन की गिरती हुई सेहत को लेके। हमको इस पे काम करना होगा। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। उतनी मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है जितने हमारे पूर्वज करते थे। आज विकसित तकनीकी ऑर्गेनिक में भी है। अगर हम ऑर्गेनिक की विकसित तकनीकी को अपनाएं, जो हमारी BKU टाइम पे कैंप लगाती रहती है, उससे शिक्षा ग्रहण करें और थोड़ा सा मेहनत करने लग जाएं, तो हम अपने जमीन और अपने पानी को बचा सकते हैं। मैं बहुत हो गया और आज मौका भी लंबा बोलने का नहीं है, अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। केवल एक सूचना मुझे आपको देनी, 16, 17, 18 नवंबर को सौरभ में सर्वजाति सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पंचायती व्यवस्था हमारे इस उत्तर भारत की रीढ़ रही है, जिसने हजारों साल हर मोर्चे पे इस समाज को बचा के रखा, हर मुसीबत से इस समाज को बचा के रखा। उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। वहां हमारे तमाम चौधरी और समाज के प्रबुद्ध लोग इकट्ठा होंगे। जो के चौधरी आए हैं, एक सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। हम कहते हैं सर्व जाति सर्व खाप। जो थांबे के चौधरी यहाँ हैं, अपने थांबे के हर बिरादरी का चौधरी होता है ना। आप अकेले नहीं, अपने अपने थांबे के सर्व जाति के चौधरियों को साथ लेके उपस्थित हो, ताकि सर्व जाति सर्व खाप कहने का बड़ा हक से हम क्लेम कर सकें कि हमारी ये जो पंचायत हो रही है ये वास्तविक में सर्व जाति की पंचायत है। तो तमाम लोग अपनी पूरी थांबे और खाप के तमाम चौधरियों के साथ, तमाम जातियों के चौधरियों के साथ उपस्थित हों। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं वो किसी से छुपी नहीं। अभी चौधरी साहब कह रहे थे, कुछ बातों पे जिक्र किया। हरियाणा में एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत में बहुत सी बातों पे मनन और चिंतन होगा। खापों में भी कमजोरी आई है, खापों में भी कमजोरी आई है। अनेक खापों का तो
यही नहीं पता कि चौधरी वास्तविकता में है कौन। और हमारे यहाँ उस साइड में ये बीमारी बहुत बड़ी है, एक एक खाक तीन तीन चौधरी। समाज कंफ्यूज है। तो इन तमाम बीमारियों को लेके इन पे चर्चा करेंगे। समाज में किस तरह की कुरीति हैं, समाज किस तरह से, हमारी युवा पीढ़ी जो है वो पतन की तरफ जा रही है, जो हमारा मूल चरित्र नहीं था उससे हम कहाँ भटक गए हैं। इन बातों पे चर्चा करके उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं अपना वो पैटर्न जिससे हजारों साल खाप ने एक मजबूत संगठन की। हमारे सौर खाप के इतिहास में एक पत्र है बाबर का, और बाबर ने लिखा कि मैंने दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं देखा जो अपना समाज की व्यवस्था को इतने सुंदर तरीके से चलाता हो। मैं पंचायत का सम्मान करता हूं और पंचायत के सम्मान स्वरूप ₹1.25 और पगड़ी पंचायत को भेंट करता हूं। बाबर स्वयं उपस्थित होके वो यहाँ दे के गया था, और वो परंपरा सदियों चली। कई पीढ़ियां जो मुगलों की थी उन्होंने उस परंपरा का निर्वहन किया। बाकी बातें फिर बताऊंगा वो क्यों टूटी, उसके भी कारण थे। लेकिन इन सब बातों पे चिंता होगी। पंचायत एक सर्वश्रेष्ठ संगठन है। उसी पंचायत की बैठक 16, 17, 18 नवंबर को सौरभ में होगी। आप अपने दल बल के सहित वहाँ पे पहुँचें और समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय किसान।